हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, इकोनॉमी की दुनिया में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना चाहिए कि अगर आपका डेटा गलत है तो आपकी बहस भी गलत है, आपकी नीति भी गलत है और नतीजा डेफिनेटली गलत होने जा रहा है। तो हम रोज ये सुनते हैं कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में हमारी रिमार्केबली ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये सारे के सारे डेटा जो हमें दिए जा रहे हैं उनकी काउंटिंग, उनका कलेक्शन ही गलत तरीके से हो तो क्या ये सारी बातें बेमानी नहीं हो जाएंगी? और आज की चर्चा ठीक इसी सवाल के केंद्र में है, क्योंकि भारत सरकार ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष CPI का आधार वर्ष बदल दिया है और अब आधार वर्ष हो गया है 2024। इसी के साथ नए आंकड़े जारी हुए हैं। जनवरी 2026 के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आ गए हैं जो कि बताते हैं कि भारत में जनवरी 2026 में 2.75% इन्फ्लेशन रहा। अब महत्वपूर्ण यह है कि सवाल यह है ही नहीं कि 2.75% ज़्यादा है, कम है, बढ़ा है या ज़्यादा हुआ है। इंपॉर्टेंट यह है, सवाल यह है कि क्या यह आंकड़ा वास्तव में हमारी असली ज़िंदगी में होने वाली महंगाई और उसके इम्पैक्ट को दर्शाता भी है या नहीं दर्शाता है। और इसी के लिए हमें समझनी पड़ेगी CPI क्या है, CPI के आंकड़े कैसे इकट्ठे होते हैं, पहले क्या होता था और अभी क्या परिवर्तन आए हैं, और इसके साथ साथ RBI कैसे इसको लेकर टारगेट करता है। तो हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में इसी पर डिटेल में। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, जहां पर मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी इश्यूज हैं आप मुझे बात कर सकते हो यूपीएससी की तैयारी के लिए। देखिए CPI क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो यह समझिए। देखिए CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीधे सीधे आपकी और हमारी जेब से जुड़ा हुआ आंकड़ा है। जब आप बाजार जाते हैं, आटा, दूध, दाल, सब्जी, मकान का किराया, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इन सब की कीमतों में कितना बदलाव आया, यही औसत रूप से बताता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो अब आप समझ रहे हैं कि यह आपसे कितना कनेक्टेड है। और इसीलिए याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति, रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट तय करते समय सबसे ज्यादा महत्व देता है CPI के डेटा को। इसीलिए CPI केवल एक स्टैटिस्टिकल नंबर नहीं रह जाता इकोनॉमी और हमारी लाइफ के लिए, यह एक प्रकार से पॉलिसी का स्टीयरिंग व्हील है और इसी के बेस पर पॉलिसी बनती है। तो यह खुदरा महंगाई मापने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति को दर्शाता है, रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाएं और उनमें होने वाले औसत परिवर्तन को दर्शाता है, और यह महंगाई की देश में असली तस्वीर को भी पेश करता है। देखिए RBI जो महंगाई को लेकर के नीतियां बनाता है, तो वास्तव में RBI को एक टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कि वह 4% का इन्फ्लेशन रेट रखेगा और इस 4% में ±2% का वेरिएशन हो सकता है, यानी कि न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% तक भारत में इन्फ्लेशन की दर हो सकती है। क्योंकि अगर 2% से नीचे इन्फ्लेशन गया तो इस देश में डिफ्लेशन का खतरा आ जाएगा, और अगर 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन गया तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी। इसीलिए CPI का सही मापन हमारी इकोनॉमी के लिए ही नहीं, हमारी देश, हमारी व्यवस्था और आम आदमी के जीवन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब असली मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है बेस ईयर जो चेंज हुआ है। पहले 2012 हुआ करता था बेस ईयर और अब हो गया है ये 2024। देखिए बेस ईयर होता क्या है, सबसे पहले यह समझिए। बेस ईयर का मतलब है कि जिस साल को हमने बेस ईयर माना है, नॉर्मली वह एक ऐसा ईयर होता है जहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नॉर्मल तौर पर होती है, कोई अप्रत्याशित बड़ी घटना नहीं हुई होती है, उसे हम एक नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर को बेस ईयर मानते हैं। और जिसे बेस ईयर मानते हैं, जैसे पहले हमने 2012 को बेस ईयर माना, तो जिसे हम बेस ईयर मानते हैं उसका वैल्यू रखते हैं 100, ठीक है, उसको 100 मान लिया जाता है और बाकी सालों की कीमतों की तुलना उसी से करते हैं हम लोग। अब जरा ईमानदारी से सोचिए,
कि 2012 और 2024 कितना बड़ा अंतर है। 2012 की जिंदगी क्या 2024 जैसी जिंदगी है? 2012 में ना स्विगी था, ना इंस्टामार्ट था, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, ना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस थे। लेकिन 2024 में अगर आप देखिए तो फूड पर खर्च है, फूड पर खर्च से कहीं ज़्यादा हाउसिंग और सर्विसेज पर खर्च बढ़ गया है भारत के नागरिकों का। डिजिटल पेमेंट्स आप करते हो, स्ट्रीमिंग के लिए सर्विसेज लेते हो, ट्रैवल कॉस्ट बढ़ गई है, अर्बन लाइफस्टाइल का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम 2012 के आधार पर 2026 में मापन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा आएगा वह सच होगा ही नहीं, क्योंकि 2012 की दुनिया बिल्कुल अलग थी। हमें रिसेंट समय में आए हुए परिवर्तनों को ध्यान देना होगा और उसके आधार पर महंगाई को मापना होगा। अब इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी समझिएगा कि कैसे ये सीपीआई बनता है। तो सीपीआई के लिए सबसे पहले एक बकेट ऑफ गुड्स बनाई जाती है, गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती है, यानी कि बाजार की वस्तुओं की एक टोकरी बनाई जाती है जिसमें कुछ चुनी हुई वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होती हैं। फार्मूला बहुत सिंपल है। बेस ईयर का जो सीपीआई है, जो करेंट ईयर का सीपीआई है, यानी कि जो इस साल का सीपीआई है, उसको डिवाइड कर दीजिए बेस ईयर के सीपीआई से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो आपको जो सीपीआई है वह पता चल जाएगा, वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पता चल जाएगा। लेकिन ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन अगर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है CPIT माइनस CPIT माइनस 1 डिवाइडेड बाई CPIT माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यही वजह है कि जब हम जनवरी 2026 का आंकड़ा देखते हैं और 2.75 का इन्फ्लेशन देखते हैं तो असल में यह जनवरी 2025 के आधार पर निकाला गया है, क्योंकि अब हमारा जो बेस ईयर है वह 2025 हो गया। तो अभी जब आपने देखा ना, मैंने आपसे बताया कि जनवरी 2026 में 2.75 हुआ इन्फ्लेशन, तो ये किसके बेस पर है? ये वाला आंकड़ा कैसे निकाला गया? ये जनवरी 2025 के बेस पर निकाला गया है, यानी कि हमारे वर्तमान कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर निकाला गया है। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है आधार वर्ष, क्योंकि 2012 के आधार पर निकालते तो बहुत सारी सर्विसेज करंट ईयर में ऐड ही नहीं होती, क्योंकि वो सर्विसेज उस समय उपलब्ध नहीं थी। और बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए हैं सीपीआई में वर्तमान कैलकुलेशंस में, वह भी समझिएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि सीपीआई टोकरी का विस्तार किया गया है। पुरानी बकेट में 299 वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित की गई थी, जबकि वर्तमान टोकरी में 358 वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित की गई, यानी कि 59 नए आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से समझिए कि जो गुड्स थी वो पहले 259 हुआ करती थी, अब 308 हो गई हैं, और सर्विसेज में पहले 40 सर्विसेज ऐड होती थी, अब 50 सर्विसेज यानी 50 सर्विसेज ऐड होती हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीपीआई ज्यादा रियल लाइफ ओरिएंटेड बनाया गया है इस वर्तमान प्रक्रिया में। दूसरा जो बड़ा चेंज आया है, ये सारे चेंजेस आपको ध्यान रखते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भारांक में कमी की गई है, उनके वेट में कमी की गई है। पहले जो खाद्य पदार्थ थे उनका भारांक हुआ करता था 45.86%, 45.86%, जो कि कम करके कर दिया गया है फूड का 36%, 36.75% कर दिया गया है। यानी कि फूड आइटम्स के भारांक में कमी की गई, इसका वेट कम किया गया है। क्योंकि ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों किया गया, इसका भी जस्टिफिकेशन समझिएगा। इसको इसलिए किया गया कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपका जो खाने पर खर्च है वह प्रोपोर्शनली कम होता जाता है। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ, जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं वे लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या है एंजल्स लॉ। चलिए, दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ है, आवास और सेवाओं के भारांक में वृद्धि की गई है। पहले आवास और सेवाएं 10% के आसपास हुआ करती थी और इन्हें अब बढ़ा करके कर दिया गया है 18% के आसपास। तो अगर आप देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज के वेटेज को बढ़ाया गया है। अर्बन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, अब सीपीआई वास्तव में रियल टाइम प्रॉब्लम्स को देखेगा, रियल टाइम महंगाई को मेजर करेगा, क्योंकि इनकी असली ताकत अब दिखाई देगी सीपीआई के डेटा में। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, इसके साथ साथ मॉडर्न सर्विसेज को शामिल किया गया है, जैसे कि मोबाइल और टेलीकॉम के प्लान्स को शामिल किया गया है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन को शामिल किया गया है, ईटिंग आउट को शामिल किया गया है, ट्रेवल
एंड रिक्रिएशन को भी सीपीआई में शामिल किया गया है, पर्सनल केयर को भी शामिल किया गया है, क्योंकि आज की महंगाई केवल सब्जी दाल में ही नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा छुपी हुई होती है और लाइफस्टाइल से ही हमें सबसे ज़्यादा महंगाई महसूस होती है। इसी प्रकार जो ऑब्सोलीट आइटम्स थे, जो बेकार हो चुके और पुराने आइटम्स थे, उनको हटा दिया गया है, जैसे वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी, जिनका हम अब यूज़ ही नहीं करते। अब 2012 वाले आइटम्स जो यूज नहीं हो रहे उनको हटा दिया गया है लिस्ट से। 2026 के आधार पर देखा जा रहा है कि हम किन किन आइटम्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। डिजिटल जो प्राइसेस हैं उनको भी कैप्चर किया जा रहा है, डिजिटल चीज़ों को, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल मार्केट प्लेसेस से भी प्राइसेस को लेगी और उसको भी ऐड करेगी अपने सीपीआई में। तो महत्वपूर्ण रूप से अब का जो सीपीआई होगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लाइफ को जोड़ते हुए बनाया जाएगा। भारत अब सीपीआई को एक तरीके से कहें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको COI COP कहा जाता है, उस वर्गीकरण के अनुरूप ही भारत अपने सीपीआई वर्गीकरण को कर रहा है। देखिए, पहले 6 ब्रॉड ग्रुप हुए करते थे, अब 12 डिटेल्ड ग्रुप्स में सब चीज़ों को ऐड किया गया है। मतलब क्या है कि अब हमारा जो डेटा होगा सीपीआई का, वह ग्लोबल डेटा से आप सीधे कंपेयर कर सकेंगे, सीधे तुलना कर सकेंगे। तो अब आप अंतर्राष्ट्रीय तुलना कर सकते हैं, गुणवत्ता डेटा की बढ़ेगी और 6 से 12 प्रमुख वर्गों का विस्तार किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला बनता है। अब सरकार ने यह बदलाव किया क्यों, इसके कारण भी समझिएगा। सबसे बड़ा कारण है कि सबसे पहली चीज़ जो है वो बेटर पॉलिसी मेकिंग की जाए। जब हमारे पास डेटा सही होगा, जहां से मैंने शुरू किया था वीडियो को, तभी आप सही पॉलिसी भी बना पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, सटीक डेटा होगा तो आप सही तरीके से नीतियां बना पाएंगे, कल्याणकारी योजनाओं का सही निर्धारण कर पाएंगे। दूसरा, जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे, उसको सही ढंग से मुद्रास्फीति का मापन कर पाएंगे। आरबीआई के फैसले भी ज़्यादा यथार्थवादी होंगे, ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे और साथ ही साथ सैलरीज, पेंशन, डीए, इन सब का सही एडजस्टमेंट किया जा सकेगा, जिसका रियल फायदा आम जनता को और मध्यम वर्ग को मिलेगा। तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका क्या मतलब है, देखिए, जो अगर हम गलत थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे तो बुखार सही नहीं नाप सकते, तो थर्मामीटर सही होना ज़रूरी है और सरकार ने जो किया है वो थर्मामीटर को ही सही किया है। तो आप पर और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? आम नागरिक की खरीद शक्ति सीपीआई से प्रभावित होती है, कर्मचारी का महंगाई भत्ता सीपीआई से प्रभावित होता है, पेंशनर का पेंशन समायोजन सीपीआई से प्रभावित होता है और आरबीआई की ब्याज दरें भी सीपीआई से प्रभावित होती हैं। तो अब आप अगर देखें तो सभी चीज़ें, इन चीज़ों का कितना महत्व है आपके वर्तमान में और अर्थव्यवस्था में, और ये सब चीज़ें जब सीपीआई अपडेटेड होगा तो सब चीज़ें बेहतर ढंग से अपडेट होंगी। तो जाने से पहले यहाँ तक मैंने आपको सारे पक्ष समझा दिए। सीपीआई क्या है, एक बास्केट क्या होती है, कितने आइटम्स हैं, कौन से आइटम्स बढ़े, कौन से आइटम कम हुए। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जिसका जवाब आप कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। सवाल यह है कि सीपीआई इन्फ्लेशन को डब्ल्यूपीआई से ज़्यादा मान्यता क्यों दी जाती है और सीपीआई इन्फ्लेशन भारत में हमेशा डब्ल्यूपीआई से ज़्यादा क्यों होता है? तो आप उत्तर जरूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, रिटेल लेवल, टैक्सेस, सर्विसेज और सप्लाई चेन मार्जिन्स, इन शब्दों में ही इसका जवाब है। आप बताइएगा कि भारत में सीपीआई की वैल्यू डब्ल्यूपीआई से अक्सर ज़्यादा क्यों होती है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2026, 27 या 28 में यूपीएससी को क्लियर करने का सपना देख रहे हैं। अगर आपने 2026 का फॉर्म भर दिया है और अभी तक अपने कोर्सेज को बेहतर ढंग से रिवाइज नहीं कर पाया है, अपडेट नहीं कर पाए हैं करंट अफेयर्स के साथ, या टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप हमारा एसआईपी बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बैच में आपको ये तीनों सुविधाएं मिल जाएंगी एक साथ इतने कम समय में। तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा P2I बैच है, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है। SIP भी इन माध्यमों में उपलब्ध है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाएगी, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप जानते हैं, अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। आप डेमो क्लासेस भी वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी
14 फरवरी से पहले अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको रैंक बूस्टर सेल का लाभ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको 50% ऑफ प्रत्येक कोर्स पर, प्रत्येक फीस पर दिया जा रहा है। तो इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जा रहा है। फीस आधी हो रही है, और यह आधी कब होगी? जब आप कोर्स खरीदते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो पीके लाइव कोड याद रखिए, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। 14 फरवरी से पहले एडमिशन लीजिए, 14 फरवरी तक ही यह छूट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।